गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे और आई वेलकम यू इन माय चैनल द राहुल दुबे क्लासेस क्लास 12 फिजिक्स। ओके गाइस, तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में आपने न्यूमेरिकल्स किए थे। मैंने वो सारे न्यूमेरिकल्स लगभग आपको कराए हैं अभी तक एनसीईआरटी में, जो आपके उन कॉन्सेप्ट पे थे जो आपने लास्ट पॉइंट पे किए थे। ओके, तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप। टॉर्क आज हम जो निकालेंगे, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस लूप पर मिलने वाला टॉर्क क्या होगा उसकी बात करेंगे। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको टॉर्क क्या मिलेगा। देखिएगा, लेट सपोज यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है। ये आपके पास एक कॉइल है जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो आप इसका नेमिंग कर सकते हो ए बी सी और डी, ठीक है। ये एक हर एक पोर्शन है जिसमें से ये जो दो पोर्शन है, यानी कि ए बी और सी डी वाले जो पोर्शन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, जबकि बीसी आपका करंट अगर जा रहा है, बीसी और एडी जो पोर्शन आ रहा है वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो पोर्शन है वो फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले केस में आपको थीटा, साइन थीटा, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपको निकल के आता है टॉर्क के लिए, बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको टॉर्क क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा दिमाग में, टॉर्क क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हम मैग्नेटिक टॉर्क की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा, कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा, वो किसी भी तरीके का करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरीके से काम करेगा। अ करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इस लाइन को मेंशन कर लीजिएगा कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, अ करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो बिकॉज ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, तो करंट कैरी लूप मान के चलो ये ले लो, डजंट मीन, तो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आपकी करंट हो रहा है, करंट आपका आई कवर हो रहा है, तो ये एक डाइपोल की तरीके से काम करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेटिक रीजन जिसमें दो पोल्स होते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर एक एक को हम लेके चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, यानी कि F1, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो F2, यहाँ पर मिलेगा F3 और यहाँ पर मिलेगा F4। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बताऊंगा F1 एंड F2 और F4 आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर फोर्स इज जीरो, क्योंकि बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो अप्लाई करने पर या 180 अप्लाई करने पर दोनों रिजल्ट जीरो आते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल और नलिफाइड कर देंगे, दोनों जीरो होंगे, तो बेसिकली ये किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं डालेंगे हमारे पास। तो हमारे लिए जो काम की चीज है वो कौन सी है, F1 और F2। देखिएगा F1 अपवर्ड और ये आपको क्या लेके जा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये आपको क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। तो F1 जो लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है और ये आपका किधर की तरफ लग रहा है, F3 जो काम कर रहा है वो डाउन की तरफ काम कर रहा है। बेसिकली ये एक लूप बनाएगा, बेसिकली ये एक डाइपोल बनाएगा जिसमें फोर्सेस अप एंड डाउन होगा, लाइक दिस वन। इसकी एक्शन फोर्स ले सकते हैं, देखिएगा एक्शन फोर्स कुछ किस तरीके से काम करेगा। ये ए पॉइंट ले लो, इसको डी पॉइंट ले लो, इस पे मैग्नेटिक फोर्स F1 अपवर्ड, इस पे मैग्नेटिक फोर्स F2 डाउनवर्ड। इनके बीच की ये जो लाइन होगी ये आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन। ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन है जो बेंट हो रही है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो आप इसको जब मिलाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी लेंथ आप ले सकते हो, बेसिकली इसकी जो लेंथ आप ले लोगे वो L हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी B, ब्रेथ क्या हो जाएगी B। तो जब हम बात कर रहे हैं इधर से तो हम ब्रेथ की बात करेंगे, बेसिकली किसकी बात करेंगे, ब्रेथ की। और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, BL साइन थीटा, B साइन थीटा। कई बार बता चुका हूँ यार, ये कई बार बताया जा चुका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा आपके पास B साइन थीटा। क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। ये आपके यूनिट 1 या 2 में भी बताया जा चुका है।
तो ये आपके पास बी साइन थीटा आ जाएगा। आपको जब टॉर्क निकालना होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क मैग्नेटिक फोर्स आपके सामने आ जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, बी साइन थीटा। अब फोर्स क्या था, बी आई एल, ये क्या था, बी आई एल इंटू क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। यहां पर मैं नहीं लगा रहा हूं साइन पोर्शन, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, F1 और F3 परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली वो 90 यूज कर चुके हैं हम वहां पर, तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। बी आई एल साइन थीटा, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाएगा, ए, तो ये बन जाएगा बी आई ए साइन थीटा। तो ये टॉर्क आ जाएगा बी आई ए साइन थीटा, यानी कि टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी आई ए साइन थीटा। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, और ए का मतलब एरिया, जो भी आपका कॉइल यूज करे उसका एरिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने ए बी सी डी एक कॉइल था जो आपने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके 4 पोर्शन है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो जो ए बी वाला पोर्शन है और जो सी डी वाला पोर्शन है वो कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो बीसी वाला और एडी वाला पोर्शन है वो कैसा है, पैरेलल। जो परपेंडिकुलर पोर्शन होगा, पैरेलल तो पैरेलल और एंटी पैरेलल 0 और 180 बनाएगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। समझ आ रहा, आई बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी, तो वो आपका क्या बन जाएगा, 0। तो बेसिकली ये दोनों कोई फर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं, जिसको रिवॉल्व कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, मोमेंटम, और ये डाइपोल मोमेंट की तरीके से काम कर, डाइपोल की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्स डायरेक्शन जनरेट हो रहा है, रीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये जरूर देखिएगा, दिस इज फॉर लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये बेंड हो थीटा डिग्री पर, तो इसका लिए आपने ये निकाला बी साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, टॉर्क हो जाएगा आपके पास। और बेसिकली दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होंगे ना, तो इसको रिवॉल्व करना शुरू करेंगे। जब रिवॉल्विंग नेचर जनरेट हो जाता है तो वहां पर जो फोर्स होता है ना वो टॉर्क की तरीके से काम करता है। आपको सबको 11th में बताया गया है, जब भी कोई बॉडी में रिवॉल्विंग नेचर जनरेट हो जाता है तो वहां पर फोर्स एक्ट एज अ टॉर्क, बताया गया ना ये। तो बस ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पर इसलिए इसको इस रिवॉल्विंग फोर्स को क्या कहा जाएगा, टॉर्क कहा जाएगा। टॉर्क, दे एक्ट एज एन टॉर्क, वो टॉर्क की तरीके से वहां पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तो बात रही, यहाँ पर मान के चलिए आपके पास टॉर्क आ गया बी आई ए साइन थीटा। अगर मान के चलिए ये जो आपके पास लूप है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जा सकते हैं, इफ देयर आर n टर्न्स इन लूप, देन जो प्रोड्यूस टॉर्क हो जाएगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। जो प्रोड्यूस टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये आपके लिए प्रोड्यूस्ड टॉर्क था, जो किसी भी मतलब कि करंट कैरिंग लूप में प्रोड्यूस्ड होगा। अगर वो लूप आपका कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस केस में वहां पर आपको ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी, एन आई ए बी साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क की अगर हम कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम टॉर्क थीटा ही पे मिलेगा, थीटा वहां 90 होगा, तो आप साइन थीटा ना भी लगाइए, एन आई ए बी भी वहां पे माना जा सकता है, ठीक है। एन आई ए बी अगर मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं टॉर्क मैक्सिमम, तो ये टॉर्क मैक्सिमम एन आई ए बी हो सकता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। टॉर्क लगेगा ही लगेगा, तो उसमें हम जीरो वाला कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क के लिए आपको एक चीज बताना जरूरी है, जैसे कि इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी अभी हमने निकाला टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन लिखने की फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स था, जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ेंगे टॉर्क उतने ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। और कोई भी ये मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा था, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से काम कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने निकाला हुआ है टॉर्क क्या होता था, पी ई साइन थीटा। होता था कि नहीं होता था, होता था कि नहीं होता था। जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा अपनी जगह, साइन थीटा अपनी जगह। यहाँ पर पी क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। जहां पर P क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। P क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। तो मेरा मतलब यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है।
तो बेसिकली ये जो आई ए होगा, हेंस आई ए विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हेंस आपके पास जो आई यानी कि करंट इनटू एम्पियर आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या, टॉर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निकाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल के निकाले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। तो अगर ये मैग्नेटिक टॉर्क हम निकाल रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा है, तो जो आई ए वाला जो पोर्शन आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका एम से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है और इट इज डिनोटेड बाई एम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको m से डिनोट करेंगे और ये आ जाएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने डेवलप हो जाता है, m इक्वल्स टू आई ए, m इक्वल्स टू आई ए, m इक्वल्स टू आई ए वाला पोर्शन डेवलप हो जाएगा, m इक्वल्स टू आई ए वाला पोर्शन डेवलप हो जाएगा। और देन हम लगा सकते हैं यहाँ पर, देन हम लगा सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वेक्टर फॉर्म, जैसे ये टॉर्क आ रहा है तो ये टॉर्क आ जाएगा, n हटा देंगे, आई ए को हम लिखा सकते हैं m, तो ये हो जाएगा m क्रॉस b। ये इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी m क्रॉस b। m क्या हुआ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, b क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट आपका टॉर्क कहलाता है। तो आई ए जो आएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको मैंने बताया ये कैसे आया, इसको बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए भी। तो ये था आपके लिए, इसके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे भी, उसको हम करेंगे भी, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ, एक टॉपिक आपके साथ और डिस्कस करते हैं, उसके बाद आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ current carrying loop in magnetic field, current carrying loop in magnetic field। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी करंट कैरिंग लूप की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो इसको रिवॉल्व करने की कोशिश करती है, वो इसको मूव करने की कोशिश करती है। तो उसको अपनी अलाइनमेंट का मतलब अपने एंगल पर बने रहने के लिए लूप नीड्स टू डू सम वर्क टू अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो तो उसको घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने पर्टिकुलर अलाइनमेंट पर बने रहने के लिए इट नीड्स टू डू सम वर्क, इसको कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है, और वही काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लूप, है ना, टू अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड उसको रिवॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है, उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और उसको अगेंस्ट इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन यानी कि किसी एंगल पर बने रहने के लिए, उस पोजीशन को स्थिर करने के लिए, होल्ड रखने के लिए इट्स नीड टू डू सम वर्क, इसे कुछ काम करना पड़ता है, और वही काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। वही काम
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो लेट सपोज इसने कहने का मतलब जो फोर्स जो वर्क करेगा, अमाउंट ऑफ वर्क ना, वर्क डन बाय लूप in moving small angle delta theta with मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर वो बहुत ही स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा मूव कर रहा है तो इसके लिए वर्क कितना हो जाएगा, dw, और वो हो जाएगा टॉर्क डी थीटा, क्योंकि जब फोर्स जब रिवॉल्व हो रहा है ना तो रिवॉल्विंग फोर्स किसकी तरीके से कंसिडर किया जाएगा, टॉर्क की तरीके से, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, एंगल को। तो ये बन जाएगा dw इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, क्या निकाली थी, NIA साइन थीटा और डी थीटा। NIA की जगह हम सीधे सीधे m भी लगा सकते हैं, तो इसकी जगह हम सीधे सीधे m लगा सकते हैं, MB साइन थीटा। MIA भी साइन थीटा था तो m भी साइन थीटा कर सकते हैं, डी थीटा, और ये बन जाएगा dw। इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट में m बाहर आ जाएगा और b बाहर आ जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, साइन थीटा। आप θ1 से θ2 तक लेके जा रहे हो, जैसे एंगल 30 था, 30 से 32 हुआ तो 30 क्या कहलाएगा, θ1, और फाइनल एंगल क्या हुआ, θ2, तो हो गया 32। ठीक है ना। तो आपने इसको क्या किया, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को, तो आपने इंटीग्रेशन तो इतना जानते होगे, ये वर्क डन हो जाएगा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा, θ1 θ2 लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी, तो माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, तो लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी माइनस कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1, और एक सेकेंड और माइनस आएगा, माइनस कॉस θ1, तो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस θ1, तो थीटा की जगह माइनस आ जाएगा पॉजिटिव, और एक सेकेंड और जिसका मिनट कॉस थीटा आपके सामने है, तो माइनस और माइनस आपके फॉर्मूले से भी निकल के आ रहा है, और एक आपके सामने माइनस वो पहले से ही आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा θ2 माइनस θ1। तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तो बोर्ड थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चेंज हो जाए, माइनस को आप पहले बाहर ले लो, तो माइनस का NB हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1, ये लगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर बनेगा cos θ1 माइनस cos θ2, और ये जो आपने वर्क डन किया है ना, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या बन जाएगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। दिस विल बी आर पोटेंशियल एनर्जी, cos θ1 माइनस cos θ2, ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे केस हैं, चलिए उन केस की बात कर लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका केस नंबर 1 डिफरेंट यार, आप कैसे भी इसको अरेंज करो, आप इसको बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप ले सकते हो, मान के चलो कि अगर मान के चलो θ1 आपका 0 पर है और θ2 90 पर, इनिशियल 0 से स्टार्ट करते हो, ले जाते हो 90 पर, तो आपको U क्या बन जाएगा, MB cos θ1 0 माइनस cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो आपके पास सीधे सीधे MB आ जाएगा U, और ये इसकी सबसे ज़्यादा इनिशियल फॉर्म है और स्टेबल फॉर्म है। तो जब भी आपको स्टेबल फॉर्म बोला जाएगा तो MB जो रिजल्ट आएगा वो आपका सबसे स्टेबल फॉर्म में आएगा, तो MB विल बी योर स्टेबल फॉर्म। ठीक है ना, ये आपकी स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये भी ले सकते हो 90 से 0 हो रहा है तो माइनस MB, अगर आप 90 पर है 0 पर जा रहा है, तो ये सब आप देखिएगा। अगर वो 180 पर जा रहा है, θ1 की वैल्यू 0, θ2 की वैल्यू 180, तो इसी में लगा दो, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी MB cos 0, सॉरी अभी किस पर है, θ1 माइनस θ2, ठीक है, cos θ1 यानी कि 0 माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस +1, और ये बन जाएगा आपके सामने क्या, देखो cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस, और ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस
ये बन जाएगा -1 +1 तो 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 MB। तो ये आपके सामने कितना आ गया, 2 MB आ गया। उस केस में आपके पास जो टोटल वर्क हुआ 2 MB, मतलब अगर आप उसको 0 से 180 पर लेके जा रहे हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके सामने कितनी, 2 MB हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 MB हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से करेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जब आप उसको 180 पर ले जाओ, और स्टेबल का मतलब जब आप उसको 90 से 0 पर ले आओ, या 180 से 0 पर ले आओ, या 0 से 90 पर ले जाओ, 0 से 180 पर ले जाओ। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करिएगा, ये कंप्लीट होता है। आगे टॉपिक कल करेंगे। सो गाइस देखिएगा, मेरा पूरा इंटेंशन रहता है सिर्फ और सिर्फ समझाने पर। तो आप वो सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ और वो देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा चेहरा आपको बार बार ना दिखे, वो जरूरी भी नहीं है। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू।